नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो मैं वंदना मुदगल और आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस पृथ्वी हमारा आवास का चैप्टर 5 लेके आई हूँ। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और वो भी चारों चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार का टेट हो या फिर आपका यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यानी आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे कितने भी हाई लेवल का हो या कितने ही लो लेवल का हो, यहाँ से आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो को एक बार आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। पृथ्वी के प्रमुख परमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, यानी इतने हमारे ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं? 8 हैं, ठीक है। और इन 8 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है? तो ये एकमात्र पृथ्वी ही है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है? भूमि है, जल है, हवा है, ठीक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जहां एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, तथा जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प निर्मित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आपका पेपर थोड़ा क्लियर करने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है। कोई भी शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं अपनाना है, ठीक है। आप चाहे कितनी भी मैराथन पढ़ लें और कहीं से भी आप वन लाइनर, यानी जो भी आपके नोट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मैराथन मत देखो या फिर वन लाइनर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर पहली बार में ही क्लियर हो जाए और आप 1-2 नंबर से मतलब न रह जाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं, और जब 1-2 नंबर से रहते हैं तब बहुत दुख होता है। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी आप उनसे पूछना। सबसे पहला है आपका भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी होती है और पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी जो समुद्री जल का तल सभी जगह यानी समान ही होता है, जो समुद्री जल का तल होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। यानी समुद्र तल से और पृथ्वी की कितनी ऊंचाई है, यानी स्थल की ऊंचाई को हम समुद्र तल से नापते हैं। क्यों मापते हैं? क्योंकि जो समुद्र तल की मतलब जो समुद्र का तल होता है वो सभी जगह समान होता है, चाहे अपने देश में हो या विदेशों में हो, ठीक है। ये देखो मैप है आपका, और ये आपके महासागर हैं। ये मैं आपको थोड़ा ये इनके बारे में बता दूं। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और ये इससे क्या होते हैं? ये जो हमारे ये द्वीप हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये यानी स्थलीय भाग हैं, ठीक है, ये स्थलीय भाग हैं। और ये जो नीला नीला है ये सभी क्या है? ये जल है आपका। ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, अटलांटिक, ये दक्षिणी महासागर। इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और आपके माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये कितनी है आपकी? ये 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। और यहाँ से भी आपका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और आपका बछेंद्री पाल से कई बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। पेपर फर्स्ट में तो ये आपका शायद ही 1-2 साल बाद आपका ये रिपीट होता ही रहता है। और सेकंड 2 में भी ये आपका कई बार पूछा गया है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। महाद्वीपों की बात करते हैं, हम महाद्वीपों को पढ़ते हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, अभी हमने देख ही लिया है, ठीक है। और इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यानी जो स्थलीय भाग है तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? स्थल में पाया जाता है, यानी उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, थोड़ा मैप से मैं आपको समझाई दे रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसको ये भूमध्य रेखा ये बीचों बीच से गुजरती है और ये आपका उत्तरी हिस्सा होता है और ये आपका दक्षिणी, यानी ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इस तरीके से यानी ये जो आपके महाद्वीप हैं तो ये आपके उत्तरी में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका ऑस्ट्रेलिया है ये थोड़ा दक्षिणी में इधर ही पाया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। यानी स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो कौन सा है? ये आपका एशिया है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यानी इसका जो संयुक्त भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया। और यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। और आपका कर्क रेखा से भी पूछा जाता है, यानी कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये आपके एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। और मैं हमेशा आपको ये बताती रहती हूँ कि आपको मैप अवश्य पढ़ना चाहिए। मैप आप डेली देखते रहिए। और मैप में आपको विश्व का मानचित्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। विश्व के मानचित्र में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आपके ये जो महासागर हैं, ठीक है, और महाद्वीप हैं, ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। और इसके साथ साथ आपको इंडिया का मैप अवश्य पढ़ना है, क्योंकि इंडिया के मैप से आपके जो स्टेट हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। अफ्रीका, अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है और आपके अफ्रीका के भी बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेखा है, मतलब ऐसा कौन सा द्वीप है, महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये विषुवत रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा हो गई। मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। यानी ये जो तीनों रेखाएं होती हैं तो ये किस
महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप चित्र में मतलब देख सकते हो, इसमें आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। यानी ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, और ये अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरते हैं। तो ये आप मैप में पढ़ सकते हो। अफ्रीका का मैप आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। और आप इससे पहले ये आपका आज 5वां चैप्टर है और 4 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपको सारे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही मैंने आपकी EVS है पेपर फर्स्ट के लिए, EVS है आपका, हिंदी है और CDP है, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की मतलब मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप जाके उन सबको अवश्य देखें, वो आपकी तैयारी में एक बेहतर भूमिका निभाएंगे। तो आपको NCERT के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट भी अवश्य लगाने हैं, और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जल्द ही आपको इस NCERT के साथ साथ मैं पेपर 2 के यानी SST के प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगी प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। तो कल से ही मैं शुरू करती हूँ आपको प्रैक्टिस सेट देना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आपका मतलब जो शेयर है तो उससे क्या है कि हम भी मोटिवेट होते हैं, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के भी मतलब हमें एक खुशी होती है कि चलो आपकी तैयारी में हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने मतलब प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से कमेंट तो कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दिया करें। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, आपको इन महासागरों के नाम पढ़ने हैं यानी बताने हैं। और ये महासागरों के नाम आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये महासागरों के नाम आपको उसमें आपको मतलब आपका जो मैप है विश्व का मैप है, तो विश्व के मैप में आपको सभी मिल जाएंगे। अभी हमने आगे पढ़े भी थे। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक तो मैं डाल ही देती हूँ इसकी, और साथ ही साथ आप वंदना अकेडमी के नाम से ही मेरा फेसबुक चैनल भी है और इंस्टाग्राम चैनल भी है, और इंस्टाग्राम के साथ साथ और मतलब टेलीग्राम पर भी मेरा पेज आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ आपको इसकी सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? अब इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से महासागर हैं? तो आपका पूर्व में अंध महासागर है और पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। यानी भारत के जो शोध संस्थान है उनका क्या नाम है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आपको NCERT अवश्य पढ़नी है। बिना NCERT पढ़े आप मतलब ये नहीं कह सकते। NCERT पढ़ना आपको लिए इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपका जब भी सिलेबस चेंज होता है या फिर आपके जो प्रश्न हैं वो डाउट में चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ फिर आपको NCERT काम आती है, तो इसलिए आपको NCERT अवश्य पढ़नी चाहिए। पृथ्वी को अब है आप बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जल पाया जाता है। पृथ्वी का 71% भाग तथा 29% भाग स्थल है, ठीक है। यानी 71% भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है और 29% भाग स्थल है।
जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। यानी ये 71% आपका जो जल है, इसमें नदियाँ भी हैं, महासागर भी हैं, हिम नदियाँ हैं, झीलें हैं, भूमिगत जल है। ठीक है, ये सब ये आप देख सकते हो, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, और ये यानी 97.2 ये आपके महासागर हैं, और ये 2.77, ठीक है, ये आपका क्या है, हिमचादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। और पीने योग्य इसमें आपका 0.03% पीने योग्य ही है, और 97.2 ये महासागरों का जल है। तो पीने योग्य पानी बहुत कम है, यानी मीठा पानी तो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा खारा होता है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। यानी ये इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी जो शेष जल है, तो वो आपको बर्फ में पाया जाता है, हिमनदियों में पाया जाता है, और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ये देखो, महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार दिए गए हैं। ये एशिया है, और ये यूरोप है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं हम। यानी नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं महासागरों की। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। यानी महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं, जल होता है, तो उसकी 3 मुख्य गतियां होती हैं, तरंगें, ज्वारभाटा, ठीक है, और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा चैप्टर आपका लंबा भी है, और इसमें बहुत सारी जानकारी है। यानी इस चैप्टर से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगर अब आपको लग भी रहा होगा कि सारे जो भी आपकी लाइनें आ रही हैं, जो भी आपका इस चैप्टर में, यानी प्रत्येक लाइन से आपका एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। आप चित्र यानी 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, यानी कटी फटी होती है, ठीक है, इसको दंतुरित कहते हैं। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, और ये कटी फटी होने के कारण ही मतलब ये पोताश्रय यानी इसमें पतन पाए जाते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखो, आपके प्रत्येक लाइन से एक प्रश्न बन रहा है। आप चाहें तो इसे नोट्स कर लें, वरना आप वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखें, और इस चैप्टर से आपके प्रश्न बहुत बनेंगे। तो वीडियो अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, सारी वीडियो आपको मिलेंगी और क्रम से मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके क्रम से इन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अंशांश तक फैला हुआ है।
आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो ये 1600 किलोमीटर है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। यानी वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो 5 परतें होती हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। और इनको हम थोड़ा मैप से भी देखते हैं। ये देखो वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो सबसे पहले है आपकी क्षोमंडल, ये पृथ्वी है देखो, और ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के सबसे पास वाली, ठीक है, ये क्षोमंडल है। फिर आपका समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद आपका मध्यमंडल है और मध्यमंडल के बाद आपका आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आपका बहिर्मंडल, ठीक है। आपकी वर्षा है और ये सारी ऋतु परिवर्तन ये सब कहाँ होती है, क्षोमंडल में। और चलो हम इनको आगे एक एक करके पढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, यानी 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि यानी वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो ऑक्सीजन कितना है, 99 है, और आपका नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। और बहुत सी जगह से आप पढ़ते हो, कहीं आपका ये ऑक्सीजन जैसे 21.2 दे देते हैं, कहीं आपका 22 ही देते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि आपको डाउट नहीं लेना है। आपका एनसीईआरटी ने 21% माना है और ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की मतलब सोशल साइंस की बुक है। तो आपको यहाँ से ही आपको ये पढ़ना है, कोई भी डाउट आपको अपने पास नहीं रखना है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब बात करते हैं जीवमंडल की। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। एक आपका जंतु जगत और दूसरा आपका पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों प्रमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये आपके अभ्यास प्रश्न है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यानी आपके इस पूरे चैप्टर से प्रत्येक लाइन से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यानी ऊंचाई के साथ वायुमंडल में आपका जो घनत्व है उसमें क्या है, भिन्नता आ जाती है। यानी अब जैसे जैसे ऊपर चलते हैं तो ये क्या होता है, आपका घनत्व कम होता जाता है। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपके इन वायुमंडलों की, यानी ये मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल। आप यहाँ से भी इनको डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, आप हमारी वीडियो पर ये चैनल पर सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब बात हम अभ्यास प्रश्नों की करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में हैं आपके पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम, 2 महाद्वीपों के नाम जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, वायुमंडल में किस गैस का प्रस्तर सर्वाधिक है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। और ये बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप कमेंट में जरूर इसका उत्तर बताएं आप। और ये आपका है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, जो उसका क्या नाम है, महासागर का एक महासागर नाम का एक देश के नाम पर रखा गया है। और ये कौन सा है, तो ये आप सबको पता होगा। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। खाली जगह आपको भरनी है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको मिला के, जैसे कि यूरोशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप इसको अवश्य पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजिए। और जो भी पार्ट आपका कमज़ोर है तो उसके लिए आपको मतलब उसी चैप्टर को पढ़ना है, एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। जो पार्ट आपका कमज़ोर है उसी के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, लाइक भी कर दें।